नमस्कार बच्चों, मैं नेहा श्रीवास्तव राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी का इस गृह विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के गृह विज्ञान का अध्याय नंबर 10 पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है कुछ सामान्य रोगों के कारण और उनकी रोकथाम। बच्चों, इस अध्याय को सुविधा की दृष्टि से हमने 3 भागों में बांट लिया है। आज के इस पहले वीडियो में हम भाग 1 की चर्चा करेंगे और भाग 1 में हमारी चर्चा के प्रमुख बिंदु संक्रामक रोगों की परिभाषा एवं उनके सामान्य लक्षण होंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे संक्रामक रोगों के संक्रमण के क्या क्या माध्यम होते हैं, उनके रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, और सबसे आखिरी में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे रोग जो विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। उनमें चेचक, छोटी माता, खसरा तथा रेबीज के बारे में हम आज जानेंगे। चलिए हम सबसे पहले आज का अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं और वो है संक्रामक रोग की परिभाषा और उनके सामान्य लक्षण। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जो स्वस्थ ना रहना चाहता हो, और स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य की 3 प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं: शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन एवं शुद्ध जल। यदि ये तीनों दूषित हो जाएं तो हम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। ये तीनों दूषित होते हैं रोगाणुओं के कारण। ये रोगाणु जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी इत्यादि होते हैं। ये रोगाणु इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, ये रोगाणु भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और जब इन्हें हमारे शरीर में अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये तीव्र गति से जनन करने लगते हैं और गुणात्मक रूप से वृद्धि करने लगते हैं। जब इनकी संख्या हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो रक्त परिसंचरण के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और रोगों के लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। बच्चों, शरीर में जब ये रोगाणु प्रवेश करते हैं तब से लेकर के रोग के लक्षण के उत्पन्न होने तक के समय को इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल कहा जाता है। ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता कि रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएं और हमें रोग के लक्षण उत्पन्न ही हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे रक्त में एंटीबॉडीज या प्रतिपिंड पाई जाती हैं। ये एंटीबॉडीज रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं और रोग से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इस क्रिया को प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। इसे ही हम इम्यूनिटी भी कहते हैं। बच्चों, जिस व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी उसके शरीर में उपस्थित एंटीबॉडीज रोगाणुओं को नष्ट कर देंगे, और जिस व्यक्ति में ये प्रतिरोधक क्षमता कम होगी वह शीघ्र ही रोगों का शिकार हो जाएगा, और रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को ही संक्रामक रोग या इन्फेक्शियस डिजीजेस कहा जाता है। बच्चों, कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस के एग्जाम्पल्स हैं चेचक, मलेरिया, तपेदिक, काली खांसी, खसरा, मस्तिष्क ज्वर आदि। इनमें से कई ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलते हैं, और इन्हीं रोगों को हम संचारी रोग भी कहते हैं। संक्रामक रोगों के कुछ ऐसे सामान्य लक्षण होते हैं जो लगभग सभी प्रकार के रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों में देखे जा सकते हैं। इनमें से जो कुछ प्रमुख लक्षण हैं वो है कि जब किसी भी व्यक्ति को कोई संक्रामक रोग होता है तो प्रायः यह देखा जाता है कि रोग के कारण व्यक्ति के शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, उसके पूरे शरीर में दर्द रहता है और उसके नाक या आँख से पानी निकलना भी शुरू हो जाता है, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि शरीर पर लाल चकत्ते या छोटे छोटे दाने भी निकल आते हैं। तो इस प्रकार हमने संक्रामक रोग की परिभाषा और उसके लक्षणों के बारे में जान लिया।
चलिए अब हम संक्रामक रोगों के संक्रमण के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला माध्यम होता है जल एवं आहार के माध्यम से संक्रमण। बच्चों, वायु में लगभग सभी प्रकार के रोगाणु उपस्थित होते हैं और यदि आपने खुला भोजन या खुला जल रखा है तो ये रोगाणु उसमें भी प्रवेश कर जाएंगे और जब भी कोई स्वस्थ मनुष्य इनका सेवन करेगा तो उसके माध्यम से ये रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी प्रवेश कर जाएंगे और अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करेंगे, जिनमें हैजा, टाइफॉइड, अतिसार प्रमुख हैं। रोगों के फैलने का अगला माध्यम हो सकता है वायु के द्वारा संक्रमण। यदि हमारा वातावरण दूषित है तो उसमें अनेक प्रकार के रोगाणु उपस्थित होते हैं और यदि स्वस्थ व्यक्ति ऐसे वायु में सांस लेता है तो सांस के माध्यम से रोगाणु उसके भी शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और खसरा, तपेदिक, डिप्थीरिया, काली खांसी जैसे रोगों को उत्पन्न करेंगे। अगला माध्यम जिसके द्वारा संक्रामक रोगों का संक्रमण हो सकता है वह है प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। इसमें कुछ प्रमुख रोग होते हैं जैसे दाद, खाज या खुजली। इसके रोगाणु प्रायः व्यक्ति के शरीर के ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं और यदि हम ऐसे व्यक्ति के सीधे कांटेक्ट में या सीधे संपर्क में आ जाएं या उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं का प्रयोग हम स्वयं भी करें तो यह रोगाणु हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। अगला माध्यम है रक्त के द्वारा संक्रमण। कई जीव ऐसे होते हैं जो व्यक्ति का खून चूसते हैं जैसे मच्छर, पिस्सू इत्यादि। उनके सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियों में अनेक प्रकार के रोगाणु उपस्थित होते हैं। जब ऐसे जीव हमारे शरीर में अपना डंक चुभोते हैं तो लार ग्रंथियों से निकल करके ये रोगाणु हमारे रक्त में प्रवेश कर जाते हैं और अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, जिनमें मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, पीत ज्वर प्रमुख है। तो इस प्रकार आपने संक्रामक रोगों के संक्रमण के माध्यम के बारे में जाना। अब हम चर्चा करेंगे कि संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। बच्चों, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है और वह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत तेजी से फैल रहा है तो हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि हम स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं में जाकर के वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तुरंत सूचित करें। रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। यदि व्यक्ति संक्रमित है तो उसे अलग कमरे में रखना चाहिए और यदि उसके घर में बच्चे हैं तो उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि यह रोग तेजी से फैल रहा है तो रोगी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए ताकि परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित रहें। अगला रोकथाम का उपाय है रोग प्रतिरक्षा के उपाय। बच्चों, मौजूदा समय में लगभग सभी संक्रामक रोगों के लिए टीकों की खोज कर ली गई है। सभी व्यक्तियों को इन टीकों को लगवा लेना चाहिए क्योंकि इन टीकों को लगवा लेने से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रोगाणु नाशन संबंधी उपाय जिसमें निःसंक्रमण किया जाता है। ये निःसंक्रमण क्या होता है? निःसंक्रमण का अर्थ होता है रोगाणुओं का नाश करना। यह 3 विधियों द्वारा किया जाता है, भौतिक, रासायनिक एवं प्राकृतिक। सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिक निःसंक्रमण कैसे किया जाता है। जलाने की विधि। यदि रोगी किसी संक्रमित रोग के कारण मर गया हो तो उसके शरीर को थूक, बलगम, बिस्तर, वस्त्र आदि को जला देना चाहिए क्योंकि जला देने से लगभग सभी प्रकार के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। वाष्प या भाप विधि। यह विधि प्रायः अस्पतालों में चादरों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है। वाष्प या भाप विधि द्वारा रोगी के कपड़ों को भी निःसंक्रमित किया जाता है। सूखी गर्म हवा। कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको ना ही तो आप उबाल सकते हैं ना ही जला सकते हैं। इनमें चमड़े व रबड़ की वस्तुएं, शीशे के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन आदि आते हैं। इनको निःसंक्रमित करने के लिए इन पर सूखी गर्म हवा प्रवाहित की जाती है जिससे इन पर यदि कोई रोगाणु उपस्थित होता है तो वो नष्ट हो जाता है। उबालना, इसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। रोगी के कपड़ों, बिस्तर, तौलिया आदि को
20 से 30 मिनट तक खौलते पानी में उबालना चाहिए और यदि संभव हो तो इसमें 2% सोडियम कार्बोनेट मिला दें। इससे जल की कीटाणुनाशक शक्ति बढ़ जाती है। निसंक्रमण की अगली विधि होती है रासायनिक निसंक्रमण। इसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है और कार्बोलिक एसिड के लगभग 5% घोल से मलमूत्र, थूक, गंदे वस्त्र, बिस्तर आदि सभी निसंक्रमित हो जाते हैं। चूना, आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में लोग अपने घर की दीवारों पर चूना कली करवाते थे। इससे दीवारों पर उपस्थित कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर सभी नष्ट हो जाते थे। इस चूने का छिड़काव यदि फर्श, नाली और शौचालय में किया जाए तो वह सभी स्थान निसंक्रमित हो जाते हैं। क्लोरीन का प्रयोग, हमारे घर में जो वाटर सप्लाई से पानी आता है उसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे लगभग सभी प्रकार के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, इससे चींटी, मक्खी, मच्छर, मकड़ी आदि को नष्ट किया जा सकता है और इसका प्रयोग मलेरिया के उन्मूलन में भी मुख्य रूप से किया गया था। प्राकृतिक निसंक्रमण यह सूर्य की किरणों के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग सुबह के समय घर के सभी खिड़की और दरवाज़ों को खोल देते हैं, जिससे घर के अंदर उपस्थित सभी प्रकार के कीटाणु नष्ट हो जाएं और सुबह 8 बजे की धूप को इस विधि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो इस प्रकार आपने संक्रामक रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है उसके कुछ उपायों को जाना। चलिए अब हम शुरू करते हैं कुछ विषाणु जनित रोग। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे चेचक के बारे में। चेचक, जिसे बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है, यह एक विषाणु जनित रोग है जो वेरियोला वायरस के द्वारा फैलता है। और बच्चों, चूंकि यह विषाणु रोगी के नाक एवं कंठ वाले हिस्से में रहता है, इसलिए जब रोगी छींकता या खांसता है तो यह रोग बड़ी तेजी से वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त यह रोग रोगी के सीधे संपर्क के द्वारा भी बड़ी ही तेजी से फैलता है। यदि आप ऐसे रोगी जिसको चेचक या बड़ी माता निकली हो, ऐसे रोगी के सीधे संपर्क में आ जाए या ऐसे रोगी के द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को आप भी प्रयोग करें तो ऐसा देखा गया है कि इस रोग से हमें भी बहुत तेजी से संक्रमण हो सकता है। इस रोग का उद्भवन काल से तात्पर्य अभी आपको बताया था, रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने से लेकर के रोग के लक्षण के उत्पन्न होने तक के समय को उद्भवन काल कहा जाता है। इस रोग का उद्भवन काल 10 से 14 दिन या कभी कभी 7 से 19 दिन का भी हो सकता है। इस रोग के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? इस रोग के लक्षण जब उद्भवन काल समाप्त हो जाता है तब दिखाई देने शुरू होते हैं। इसमें सबसे पहले शरीर में ऐंठन और बहुत दर्द होता है, खांसी आती है, गला बैठ जाता है और नाक बहना शुरू हो जाता है और कभी कभी तो रोगी को उल्टी भी होने लग जाती है। और तीसरे से चौथे दिन शरीर पर लाल लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं। ये दाने सबसे पहले चेहरे पर आते हैं, फिर कलाई पर, बाहू, धड़, पीठ और सबसे अंत में रोगी की टांगों पर दिखाई देते हैं। ये दाने अलग अलग स्टेज में दिखाई देते हैं। जब ये दाने शुरू में शरीर पर आते हैं तो इन्हें मैक्यूल्स कहते हैं। ये लाल रंग के चपटे दाने होते हैं और चकत्ते के जैसे दिखाई देते हैं। कुछ ही समय में ये दाने उभर जाते हैं। जब ये दाने उभर जाते हैं उस समय इन्हें पिटिकाएं या पैप्यूल्स कहा जाता है और इसके बाद इन दानों में एक द्रव भर जाता है, तब इन्हें आप स्फोटिका या वेसिकल्स कहेंगे। और कुछ समय में इनमें जो द्रव भरा होता है वो गाढ़ा हो जाता है, उस समय इन्हें पूई स्फोटिका या पश्च्यूल कहा जाता है। यह रोग की सबसे उग्र दशा होती है और इसमें व्यक्ति को बहुत तेज बुखार भी हो जाता है। कुछ ही दिनों में यह पूई स्फोटिका सूखने लग जाती है और पपड़ी के रूप में आ जाती है, तब हम इसे क्रस्ट या खुरंड कहते हैं।
इस क्रस्ट या खुरंड को इकट्ठा करके जला देना चाहिए, क्योंकि इसमें रोग के विषाणु उपस्थित होते हैं। बच्चों, इस भयानक रोग के 3 रूप दिखाई दे सकते हैं। पहला रूप जिसमें स्फोटिकाएं बहुत दूर दूर होती हैं और इससे चेहरे पर शोथ नहीं होता। शोथ का अर्थ होता है सूजन। दूसरा रूप जिसमें स्फोटिकाएं बड़े बड़े आकार की होती हैं और पूरा चेहरा फफोले से ढक जाता है। इसमें इतना शोथ या सूजन होता है कि रोगी अपनी आंखें तक नहीं खोल पाता। तीसरा रूप सबसे भयानक रूप होता है और इसे हीमोरेजिक फॉर्म या रक्त श्रावक रूप कहा जाता है। इसमें जो नेत्र का सफेद वाला हिस्सा होता है वह रक्त के कारण लाल हो जाता है और ऐसा दिखाई देता है, और प्रायः ऐसी स्टेज आने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इस भयानक रोग से बचने के कई उपाय हैं, जैसे जन्म के बाद पहले से तीसरे माह के बीच में बच्चे को चेचक का टीका लगवा देना चाहिए और 8 से 10 वर्ष में एक बार फिर से बच्चे का टीकाकरण करवाना चाहिए। बच्चों, सन 1967 में जब यह रोग अपने चरम पर था, उस समय WHO ने ऐसा अनुमान लगाया था कि यदि इसकी रोकथाम नहीं की गई तो प्रति वर्ष लगभग 20 लाख मौतें हो सकती हैं, और इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के सम्मिलित प्रयास से सन 1977 में भारत से चेचक का पूर्णतया उन्मूलन हो गया और सन 1980 के आसपास पूरे विश्व से चेचक का उन्मूलन हुआ और इसकी घोषणा आधिकारिक रूप से WHO ने सिर्फ 2 शब्दों में की, और वो 2 शब्द थे चेचक समाप्त। चेचक के बाद अगला रोग जिसके बारे में हम जानेंगे वो है छोटी माता। छोटी माता जिसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं, यह भी एक विषाणु जनित रोग है और यह रोग वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। यह वायरस रोगी के सीधे संपर्क, थूक, छींक, कपड़ों आदि से फैलता है। इस रोग का उद्भवन काल लगभग 10 दिन से लेकर के 21 दिन तक का हो सकता है। इस रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं? इस रोग में रोगी को तेज बुखार, आंख व नाक से पानी आना और कमर के हिस्से में बहुत तेज दर्द उठता है। 24 घंटे के अंदर रोगी के शरीर पर नन्हे नन्हे सरसों के बराबर दाने निकल जाते हैं और धीरे धीरे ये दाने पूरे शरीर में फैल जाते हैं। फिर इन दानों में एक तरल पदार्थ भर जाता है और यह एक पतली झिल्ली से ढक जाते हैं और फफोलों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये दाने शरीर पर ऐसे दिखाई देते हैं। ये फफोले 1 इंच तक भी चौड़े हो सकते हैं और 2 से 4 दिन में लगभग पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। धीरे धीरे ये दाने सूखने लग जाते हैं और छठे से 7वें दिन तक यह पपड़ी के रूप में आ जाते हैं और इसे हम खुरंड भी कहते हैं। इस खुरंड को इकट्ठा करके जला देना चाहिए, क्योंकि इसमें रोग के विषाणु उपस्थित होते हैं। चिकन पॉक्स से बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? बच्चों, इससे बचाव के लिए नवजात शिशुओं को 12 से 15 महीने की उम्र के बीच में इसका टीका लगवा देना चाहिए और 4 से 6 वर्ष तक की उम्र के बीच के बच्चों को इसका बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। यदि यह रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए और रोगी द्वारा उपयोग की जाने वाली लगभग सभी वस्तुओं को निसंक्रमित कर देना चाहिए। रोगी के शरीर से निकलने वाले खुरंड या पपड़ी को जला देना चाहिए। बच्चों, अभी आपने इन 2 रोगों के बारे में जाना, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। इन दोनों रोगों के बारे में यदि आपने ध्यान दिया होगा तो इनके लक्षण लगभग एक जैसे हैं। इनके लक्षण एक जैसे होते हुए भी इनमें कुछ प्रमुख अंतर होते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस द्वारा फैलता है जबकि चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस के द्वारा फैलता है। इस रोग में बुखार पहले आता है और दाने बाद में आते हैं, जबकि चिकन पॉक्स में बुखार और दाने ये दोनों लगभग एक साथ आते हैं। इसमें हथेली और पंजे पर भी दाने आ जाते हैं।
बच्चों, यही इस रोग की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स में हथेली और पंजे पर दाने आते हैं, जबकि चिकन पॉक्स में हथेली और पंजे पर दाने नहीं आते। इस रोग के दाने अपकेंद्रीय होते हैं, जबकि चिकन पॉक्स के दाने अभिकेंद्रीय होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? अपकेंद्रीय से मतलब होता है बाहर की ओर। तो इसमें जो दाने आते हैं वह शरीर के बाहरी हिस्से में होते हैं, जैसे हथेली, भुजाओं, पैरों तथा पंजों पर, जबकि चिकन पॉक्स में निकलने वाले दाने अभिकेंद्रीय होते हैं। अभिकेंद्रीय का मतलब होता है कि शरीर के बीच वाले हिस्से में, जैसे पेट और पीठ पर। इसे आप इस डायग्राम की हेल्प से समझिए। इस डायग्राम में चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में अंतर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स के केस में दाने मुख्यतः शरीर के बाहर वाले हिस्से पर हैं, जैसे हथेली पर, भुजाओं पर, पैरों पर और पंजों पर, जबकि चिकन पॉक्स के केस में दाने मुख्यतः शरीर के बीच वाले हिस्से पर हैं, जैसे पेट पर तथा पिछले हिस्से पर, पीठ पर। तो इस प्रकार आपने चेचक और चिकन पॉक्स के बारे में जाना। चलिए अब हम अगले रोग की चर्चा शुरू करते हैं, और वो है खसरा। खसरा को मीजल्स भी कहा जाता है। यह भी एक विषाणु जनित रोग है जो पैरामिक्सोवायरस के द्वारा फैलता है। रोगी की खांसी, छींक तथा नाक से निकलने वाले श्राव में रोग के विषाणु होते हैं, जो वायु द्वारा स्वस्थ व्यक्तियों में फैल जाते हैं। इस रोग का उद्भवन काल, बच्चों, रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने से लेकर के रोग के लक्षण को दिखाई देने में 10 से 14 दिन का समय लग सकता है। इस रोग के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? जब उद्भवन काल समाप्त हो जाता है तो 7 से 10 दिन तक यह लक्षण रोगी में दिखाई देते हैं। 4 दिन तक बुखार आता है और यह बुखार लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। इसमें 3C वाले लक्षण दिखाई देते हैं। 3C का मतलब है कफ, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस। कफ का मतलब खांसी से होता है, कोराइजा मतलब सर्दी जुकाम, और कंजक्टिवाइटिस में आंखें सूज करके लाल हो जाती हैं। इस रोग में पूरे शरीर में घमौरी की तरह लाल लाल दाने निकल जाते हैं, और यह दाने मैक्युलोपैपुलर एरिथेमेटस दाने के रूप में वर्णित किए जाते हैं। इस शब्द का मतलब क्या होता है? मैक्युलोपैपुलर का अर्थ मैक्यूल और पैप्यूल से है। मैक्यूल का अर्थ होता है जब शरीर पर चकत्ते और चपटे दाने निकलते हैं। पैप्यूल का अर्थ होता है जब कुछ समय में ये दाने उभर जाते हैं, और एरिथेमेटस का मतलब होता है कि जब ये दाने लाल रंग के आ जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि शुरू में जो दाने होते हैं वो चपटे होते हैं, कुछ समय बाद ये उभर जाते हैं और लाल रंग के हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें मैक्युलोपैपुलर एरिथेमेटस के रूप में वर्णित किया जाता है। ये दाने सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देते हैं और उसके बाद छाती, गर्दन, हाथ और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। कभी कभी तो ये दाने मुंह और आंख की पलकों पर भी दिखाई देते हैं। सामान्यतः 3 दिन के बाद दाने सूखने लगते हैं, और सूखने के पहले ये दाने गाढ़े भूरे रंग के दिखाई देने लग जाते हैं। बच्चों, खसरा जैसी घातक बीमारी से विकसित देशों में तो मृत्यु दर बहुत कम है, और यह लगभग 0.3% के आसपास है। लेकिन जो देश विकसित नहीं होते, जैसे यदि वहाँ पर कुपोषण की समस्या है और स्वास्थ्य सेवाएं विकसित नहीं हैं, तो वहाँ मृत्यु दर बढ़कर के 28% तक हो सकती है। खसरा से बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। रोगी द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को हमें अलग अलग विधियों के द्वारा निसंक्रमित कर देनी चाहिए। रोगी द्वारा प्रयोग किए गए शौचालय को कार्बोलिक एसिड डाल करके साफ करना चाहिए। बुखार आने पे पैरासीटामोल देना चाहिए, एस्प्रिन नहीं देना चाहिए। खांसी होने पर कोई भी ब्रोंकियोडाइलेटर दिया जा सकता है। रोगी को विटामिन ए युक्त भोजन या विटामिन ए की टैबलेट्स देनी चाहिए। बच्चों, विटामिन ए का प्रयोग खसरे के इलाज में नहीं होता, परंतु
खसरे से आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और अंधेपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी से बचाने के लिए रोगी को विटामिन ए युक्त भोजन दिया जाता है। खसरे के लिए MMR का टीका आता है। MMR का मतलब मीजल मम्स रूबेला। यह टीका बच्चों को लगवा देना चाहिए और यह टीका बच्चे को 12वें से 15वें महीने के बीच में लगवा देना चाहिए और इसका दूसरा डोज जब बच्चा 4 से 6 साल का रहता है तब लगवाना चाहिए। अब इसके बाद हम अपने आज के आखिरी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वह है रेबीज नामक रोग। बच्चों, यह एक बहुत खतरनाक रोग है और यह भी विषाणु के द्वारा होता है जिसका नाम है रेबीज वायरस। यह एक जूनोटिक रोग है। जूनोटिक का अर्थ होता है ऐसा रोग जो जानवरों के द्वारा मनुष्यों में फैलते हैं, अर्थात जानवर इस रोग के वाहक होते हैं। यह रोग कुत्ते, बिल्लियों और गीदड़ों में देखा गया है। इस वायरस का प्रभाव इन जानवरों की तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है जिसके कारण इनका मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है और ये पागल हो जाते हैं। यह रोग मुख्य रूप से कुत्तों में देखा गया है और जब ऐसा कोई पागल कुत्ता किसी स्वस्थ मनुष्य को काट लेता है तो उसके अंदर भी इस रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और मनुष्य भी पागलों की तरह से व्यवहार करने लग जाता है। इस रोग का उद्भवन काल 1 से 3 महीने भी हो सकता है, 4 से 8 महीने भी और 1 वर्ष का समय भी लग सकता है लक्षणों के आने में। ऐसा इसलिए क्योंकि काटने वाले स्थान से रोगाणु को मनुष्य के मस्तिष्क तक पहुंचने में लगा समय अलग अलग हो सकता है। इस रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं? इस रोग में शुरू में बुखार आता है, सिर दर्द हो सकता है और कभी कभी तो उल्टी भी आ जाती है। रोगी हमेशा भ्रम की स्थिति में बना रहता है और कभी कभी तो उसे आंशिक रूप से लकवा भी मार देता है। रोगी के मुंह से हमेशा लाल निकलता रहता है और रोगी को पानी से बहुत डर लगता है और इस बीमारी को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। सांस लेने में तकलीफ होती है और रोगी हमेशा हांफता रहता है। रोगी के मस्तिष्क में भी सूजन आ जाती है और यह इस रोग की सबसे उग्र दशा होती है। इसीलिए यदि आपको कोई ऐसा पागल कुत्ता अपने मोहल्ले या गली में दिखाई दे तो तुरंत नगर पालिका को सूचित करना चाहिए। ऐसे कुत्ते की पहचान कैसे होती है? बच्चों, ऐसे कुत्ते की जीभ हर समय बाहर की तरफ लटकी रहती है और उसके मुंह से हमेशा लाल निकलता रहता है। वह हांफता रहता है और हर समय भौंकता रहता है। बच्चों, इस रोग के शुरुआती लक्षण जैसे बुखार, सिर दर्द और उल्टी या कई और रोगों के भी लक्षण हो सकते हैं। इसीलिए जब तक इस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और यही कारण है कि यदि ऐसे लक्षण दिखाई दे तो WHO रिकमेंड करता है कि हम FAT नामक टेस्ट कराएं जिसे हम फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट को कराने से यह कंफर्म हो जाता है कि व्यक्ति को रेबीज है या नहीं है। रेबीज का उपचार: कुत्ते के काटते ही घाव को पानी की धार से धोना चाहिए ताकि यदि इसका रोगाणु शरीर के ऊपरी सतह पर हो तो पानी की तेज धारा के साथ वह बह जाए। नाजुक स्थान पर आयोडीन से साफ करना चाहिए। रोगी को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए और उसे एंटी रेबीज इंजेक्शन का पूरा कोर्स करवाना चाहिए। बच्चों, सन 1885 के पहले यह बीमारी बहुत घातक हुआ करती थी, परंतु लुई पाश्चर तथा एमिल रॉक्स ने मिलकर के इस रोग के टीके का आविष्कार किया और उस टीके के आविष्कार के बाद इस रोग का लगभग 100% इलाज संभव हो पाया है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में आपने अलग अलग रोगों के बारे में जाना। आज के इस वीडियो पर आधारित ये आपका गृह कार्य है। बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके अगले भाग में यानी कि भाग 2 में हम और कई बीमारियों की चर्चा करेंगे जैसे पीत ज्वर, मलेरिया, टाइफॉइड, टिटनेस, फाइलेरिया, काली खांसी तथा मस्तिष्क ज्वर। तो फिर से मिलेंगे भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।